सोचिए अगर एक दिन के लिए भी आपके घर की बिजली गुल हो जाती है, ना लाइट, ना पंखा, ना मोबाइल चार्ज और बाहर तेज झुलसा देने वाली गर्मी या फिर कड़कड़ाती ठंड। क्या एक भी दिन आप खुद को ऐसी सिचुएशन में इमेजिन कर सकते हैं? यही है एनर्जी सिक्योरिटी का वो भरोसा कि जब भी आपको जरूरत पड़ रही होती है तो इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी आपके साथ होती है, जिससे आप अपने घर के सारे इक्विपमेंट्स का यूज कर पाते हैं। और यही भरोसा जब टूट जाता है तो यही तबाही लाती है क्लाइमेट क्राइसिस, एक ऐसी अनदेखी जंग जो धीरे धीरे हमारी अर्थ से लाइफ की पॉसिबिलिटी को खत्म कर रही है। आइए जानते हैं गहराई से इस वीडियो में। Unusual amount of ocean warming combined with water from melting glaciers. 2024 was the hottest year on record. Hannah Handel is a delegate to the UN climate change conferences, and she spoke to me earlier. आज भी ये पूरा वर्ल्ड 80% एनर्जी कोयला, तेल और गैस जैसे रिसोर्सेज से ही बनाता है। लेकिन ये ऊर्जा जितनी ताकत देती है दोस्तों, उतनी ही खामोशी के साथ ये हमारी अर्थ को भी जहरीला कर रही है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में, जो मौसम को भी बिगाड़ रही है। 2021 में अमेरिका के टेक्सास में सिर्फ एक बर्फीले तूफान ने पूरे स्टेट की इलेक्ट्रिसिटी को ठप कर दिया। 200 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई। और वहीं उत्तर भारत में आई हीट वेव ने पूरे देश के हॉस्पिटल्स को भर दिया, यहाँ तक कि बेड्स की भी कमी पड़ गई थी। तो अगली बार अगर आप लाइट जलाएं या एसी ऑन करें तो एक पल के लिए सोचिए कि ये सुविधा क्या हमेशा हमारे लिए ऐसे ही बनी रहेगी। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट क्राइसिस जैसे टॉपिक पे बात करते हैं तो ये ना सिर्फ साइंस या पॉलिटिक्स की बात है, ये कहानी है हम सबके घर की, यानी कि हमारे अर्थ की। आप और हम रोज लाइट जलाते हैं, कार चलाते हैं, हमारी लाइफ को इजी करने वाले हर उपकरण का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इनके खतरनाक असर की वजह से मौसम बेकाबू हो जाता है तो इसका सबसे पहला असर पड़ता है हम सब पर। एक तरफ सरकारें जो नीतियां बनाती हैं और अक्सर फैसला लेने में देरी कर देती हैं, तेल और गैस जैसी कंपनियां जिनका पूरा बिजनेस इसी पुरानी ऊर्जा पे चल रहा है, उन्हें बदलाव करने से डर लगता है। और वहीं रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां भी हैं जो इस संकट का हल बनना चाहती हैं, लेकिन इस इकोसिस्टम का रास्ता भी आसान नहीं है। लेकिन जब इनके खतरनाक असर की वजह से मौसम बेकाबू हो जाता है तो इसका सबसे पहला असर पड़ता है हम सब पर। संयुक्त राष्ट्र की IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट 2023 में साफ साफ कहती है कि अगर हमने 2030 तक कार्बन एमिशन को घटाया नहीं तो धरती पर तापमान लगभग 2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और फिर वहां से लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। क्या आपने कभी इस पे ध्यान दिया कि ये प्रॉब्लम अचानक ही नहीं बढ़ी? ये कहानी शुरू होती है 1800 से, जब औद्योगिक क्रांति ने दुनिया में नई दिशा दी और तब कोयला और अन्य फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ गया और जो आज हम सब के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। उसके बाद सन 1973 में जब पहला ऑयल शॉक आया तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगी और पूरी दुनिया में एनर्जी डिमांड डगमगा सी गई। फिर 1992 में यूनाइटेड नेशन ने क्लाइमेट चेंजेस से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस यानी UNFCCC की स्थापना की। उसके बाद 2022 में रसिया यूक्रेन वॉर ने यूरोप की एनर्जी सप्लाई की चेन को हिला के रख दिया, गैस की कीमतों को 400% से भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और ना जाने तमाम ऐसे कितनी वजह हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट क्राइसिस ने पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में $2.5 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया है। अब सवाल उठता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ कैसे गई, क्योंकि जितनी जल्दी हमने विकास की राह पकड़ी उतनी ही जल्दी हम अपने पर्यावरण को भूल गए। और यही वजह है कि अब हमें ना सिर्फ एनर्जी बल्कि पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंजेस जैसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाने की ज़रूरत है। अब सोचिए ये असर सबसे ज़्यादा कहाँ महसूस हो रहा है। यूरोप में जब गैस संकट आया तो ना केवल ऊर्जा की कमी हुई बल्कि बिजली की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग सर्दी में ठंड से जूझते रहे और घरों में लगे हीटर की खपत बढ़ने के कारण इसका असर लोगों की जेब पे भी दिखा, यानी खर्च भी कई गुना बढ़ गया। अफ्रीका में जहां कार्बन एमिशन बहुत कम है लेकिन जलवायु संकट का असर सबसे ज़्यादा वहीं दिखता है। सूखा, बाढ़ और खाद्य संकट जैसी समस्याएं वहां हर साल बढ़ती जा रही हैं। और वहीं भारत में भी बाढ़ और हीट वेव एक ही साथ आकर भारी तबाही मचा रहे हैं। जैसे कि 2020 में उत्तर भारत में हीट वेव के कारण अस्पतालों में बेड की कमी हो गई। ये समस्याएं हैं जो हर साल तेजी से बढ़ती जा रही हैं। फिर वो देश आते हैं जो समुद्र के बीचों बीच या किनारे पे बसे हैं। समुद्र का बढ़ता स्तर उनके लिए खतरे की घंटी है। यानी यही क्लाइमेट चेंजेस के कारण ही वो धीरे धीरे डूब रहे हैं।
एक और उदाहरण देख लेते हैं, जहां बांग्लादेश में हर साल लगभग 2 करोड़ लोग बाढ़ और समुद्री कटाव के कारण अपने घरों को बदल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती हैं, क्या हम ऐसे भविष्य के लिए तैयार हैं या नहीं। यही कारण है दोस्तों कि क्यों हमें आज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो भी फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोयला, तेल और गैस, वो ना केवल धीरे धीरे इस धरती से खत्म हो रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे जलवायु संकट को भी बढ़ा रहे हैं। इनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस हमारी अर्थ को गर्म करती जा रही हैं और क्लाइमेट चेंज की समस्या को दिन पर दिन और भी ज़्यादा गंभीर बनाती जा रही हैं। वहीं रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, विंड्स या हाइड्रो पावर एनर्जी, ये सभी ऊर्जाओं के स्रोत असीमित हैं और ये ना केवल पॉल्यूशन को होने से रोकती हैं, बल्कि काफ़ी लंबे समय तक सस्ती और टिकाऊ भी साबित हो रही हैं। सोलर एनर्जी अब कई जगहों पर कोयले से भी ज़्यादा सस्ती हो चुकी है और यही वो समाधान है जो हमें फ्यूचर में अपनाना ही पड़ेगा। भारत की बात करें तो यहाँ 2024 तक 125 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का प्लांट लगाया जा चुका है। वहीं एक उदाहरण गुजरात का ढोलेरा सोलर पार्क, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट, जो न सिर्फ ऊर्जा के संकट का समाधान है बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल भी है। तो अगर हमें एक बेहतर, आत्मनिर्भर और टिकाऊ भविष्य चाहिए तो इसका एक ही विकल्प है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। अब बात करते हैं कि कैसे दुनिया एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है और इस रास्ते में किस किस प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही हैं। सरकार तो कदम उठा ही रही है, जैसे कि भारत PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम, जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश को बढ़ा रही हैं। वहीं कंपनियां जैसे कि टेस्ला, अडानी ग्रीन्स और भी अन्य कंपनियां जो सोलर, विंड एनर्जी में भारी निवेश कर रही हैं, ताकि एनर्जी रिसोर्सेस बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो सकें। वहीं बाकी लोग भी इस चेंजेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर रूफटॉप जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करके। और यह भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से हम और आप भी इस ट्रांजिशन का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन इस रास्ते में कुछ और भी चुनौतियां हैं, जैसे कि सबसे बड़ी चुनौती है बैटरी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी, जो अभी तक काफ़ी कॉस्टली है। और वहीं एक तरफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो पुराने मॉडल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उदाहरण के लिए जर्मनी की एनर्जी वाइंड मॉडल, जहां न्यूक्लियर एनर्जी को रिप्लेस करके सोलर और विंड एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। ये ट्रांजिशन मॉडल बताता है कि हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो पूरी दुनिया की एनर्जी डिपेंडेंसी को बदला जा सकता है। अब सवाल ये भी है कि क्या हम इस चेंजेस के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या हम अपने घरों में यूज हो रही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को बचाना शुरू कर सकते हैं? क्या हम अपने पुराने हाईली कंजप्शन इक्विपमेंट को आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट के साथ बदल सकते हैं? यही छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच होना, सोलर पैनल का यूज करना और ऐसे अन्य रिन्यूएबल रिसोर्सेज से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और क्या हम अपने देश की सरकार से ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि वो पर्यावरण को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्योंकि यह सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, बल्कि यह अब हमारा प्रेजेंट भी बन चुका है। इसीलिए हम जितना जल्दी इसे समझेंगे उतना ही बेहतर होगा, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। अगर आप इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय हमें ज़रूर दें। और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो लाते रहें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत ही जानकारी से होती है। धन्यवाद।